हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के इस सेशन के अंदर, जहां पर हम पिछले एक वीक यानी कि 26 मई से लेकर 2 जून इस एक सप्ताह के अंदर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के कुछ करंट अफेयर्स थे उन सबको हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज आरबीआई के बारे में। दरअसल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 मेजर इनिशिएटिव्स को अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। तो तीनों के तीनों इनिशिएटिव्स हमें जानने ज़रूरी हैं। पहला जो इनिशिएटिव हमें पता होना चाहिए वो है प्रवाह पोर्टल के बारे में। सर, क्या है ये प्रवाह पोर्टल? इसकी एक बार आप फुल फॉर्म देखिए। प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। राइट, अपने आप में डेफिनेशन या इसकी जो फुल फॉर्म है बहुत लंबी दिख रही है, तो थोड़ा सा इसको डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं। देखो, होता पता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी एंटिटी है, उसको कुछ लाइसेंस चाहिए, कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, कुछ ऑथराइजेशन चाहिए आरबीआई की तरफ से। तो वो प्रोसेस कई बार बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो सकता है। तो हमने पता क्या किया, जैसे बाकी जगह के ऊपर ना आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस होती है, ऐसा ही आपको एक सिंगल विंडो पोर्टल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल होगा। इस पोर्टल पर आप जाएंगे, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एंटिटी जाएगी, जो भी उसको अप्रूवल चाहिए या जो भी लाइसेंस वगैरह चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इस पोर्टल पे देखने को मिल जाएंगी। तो अभी के लिए ना इस तरह के 60 एप्लीकेशन फॉर्म्स जो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, वो यहाँ पर इस पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम इस पोर्टल के माध्यम से आपको पता लगता रहेगा कि भैया, अगर आपने कोई रिक्वेस्ट डाली थी तो क्या उसका स्टेटस है, कहीं रिजेक्ट तो नहीं होगी, क्या डिसीजन उसके रिगार्डिंग लिया गया है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी के लिए यहाँ पर 60 फॉर्म्स होंगे, पर फ्यूचर में और भी फॉर्म्स यहाँ पे अकॉर्डिंगली इंक्लूड होते रहेंगे। इसके साथ ही साथ ना यहाँ पर एक इसी पोर्टल प्रवाह पोर्टल के ऊपर ही एक जनरल फॉर्म यहाँ पे बनाया गया है, जिसको हम बोल सकते हैं जनरल पर्पस फॉर्म। ये जनरल पर्पस फॉर्म हमें हेल्प करेगा हर वो पर्पस के लिए अप्लाई करने के लिए या फिर कुछ भी रिक्वेस्ट के लिए जो किसी और एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो अपने आप में ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल बन जाता है आरबीआई के पर्सपेक्टिव से। तो ये 3 में से पहला इनिशिएटिव तो हो गया ये, जिसका नाम क्या था, प्रवाह पोर्टल। दूसरे पर्टिकुलर इनिशिएटिव तरफ चलते हैं, दैट इज रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। अब ये दूसरा मेजर इनिशिएटिव है जो आरबीआई ने लॉन्च किया है। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में बता देता हूँ। राइट, या अदर इशू से मैं आपको सिक्योरिटीज के बारे में बताता हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। अब आप एक चीज नोटिस करते हो, जब भी सरकार को पैसा चाहिए होता है तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट रेज करने का क्या तरीका हो सकता है, वन ऑफ द वेज इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। राइट, होता क्या है कि मान लो कोई पर्सन है, तो पर्सन क्या कर सकता है, इसको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ये पर्सन क्या करेगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगा, बदले में ये पैसा दे देगा। अब ये पैसा किसको जाएगा, सरकार के पास। सरकार इस पैसे को अलग अलग जगह खर्च करेगी एंड अकॉर्डिंगली इस पर्सन को फायदा ये होगा कि इसको ना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई है। ठीक है ना, क्योंकि आप नोटिस करोगे ना कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सरकार है। तो एक तरह से ये वाली इन्वेस्टमेंट क्या है, ये काफ़ी एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के माध्यम से सरकार फंड्स को रेस करती है। आप लोग ट्रेजरी बिल्स के बारे में जानते होंगे, टी बिल्स। राइट, टी बिल्स दरअसल में क्या होते हैं, आपके शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, बेसिकली 1 साल से कम टाइम पीरियड वाली जो होती हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जब हम बात करते हैं तो वो जनरली लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ये जो ऐप लॉन्च करी गई है ना, इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छा सा एक्सेस मिल जाएगा, किसका, रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म का। दरअसल में हुआ क्या था, नवंबर 2021 के अंदर आरबीआई के द्वारा ये स्कीम लाई गई थी, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, जिसके माध्यम से जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है ना, वो एक तरह से इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आसानी से इन्वेस्ट कर सकते थे इस पर्टिकुलर रिटेल डायरेक्ट स्कीम के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या होगा, आप अपना गिल्ट अकाउंट अपना आरबीआई के साथ होल्ड कर सकते हो एंड उसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। तो ये चीज़ तो हो चुकी थी, उसके लिए बस यहाँ पे आरबीआई के द्वारा ऐप आ चुकी है, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। आई होप ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जैसे आपका नॉर्मल एक बैंक अकाउंट होता है, उसी तरह से आपका गिल्ट अकाउंट भी वर्क करता है। बस फर्क ये होता है कि यहाँ पर पैसा नहीं आपके अकाउंट में आता जाता, बल्कि आपके ट्रेजरी बिल्स हो गया, आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया,
ये या तो आती हैं या जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर अब उनको फाइनली उनकी मैच्योरिटी खत्म होगी एंड आपके पास पैसा आ रहा है। इस तरह से ये चीज़ आप वर्क कर सकते हो। तो इस ऐप के माध्यम से क्या होगा, बड़े आराम से आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर ट्रांजेक्शन कर पाओगे। अपने स्मार्टफोन के जो ऊपर ये आपको ऐप देखने को मिल जाएगी। तो दोनों आप नोटिस करना, आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी एंड साथ साथ आपके जो टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये सभी के अंदर आप इसी पर्टिकुलर ऐप के माध्यम से यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे। तो इन्वेस्टमेंट अपने आप में, जो स्पेशली लोग जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा डालना चाहते हैं, उनके लिए सब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी एंड इन्वेस्टिंग की जो कॉस्ट है वो अपने आप नीचे भी आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेजर इनिशिएटिव। अगर बात करें तीसरे मेजर इनिशिएटिव की, या उससे पहले एक बार हम समझ लेते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में ही। तो मैंने जैसे आपको बताया, तो इसके माध्यम से आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद और बेच पाओगे। जीरो डिफॉल्ट रिस्क है क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर पैसा डाल रहे हो ना आप, एंड साथ साथ इंटरेस्ट रेट का एडवांटेज भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। राइट, जो तीसरा यहाँ पे मैं बात कर रहा था इनिशिएटिव की, दैट इज आपका फिनटेक रिपोजिटरी के बारे में। अब क्या है सर ये फिनटेक रिपोजिटरी? पहली बात तो आप ये समझो, फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। राइट, अब आज के समय में ना बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। एट द सेम टाइम एक इसी के साथ एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है एमटेक रिपोजिटरी का। एमटेक का मतलब है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या होता है, आप लोग साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ते भी हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी मशीन लर्निंग, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया। ये सब चीज़ों को हम बोलते हैं एमटेक टेक्नोलॉजीज या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पर ना एक रिपोजिटरी, एक कलेक्शन बेसिकली आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज का यहाँ पे बनाया जा रहा है, जैसे बैंक्स का, एनबीएफसीज का, कि वो किस तरह से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या होने वाली है, सिक्योर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होंगी, जिसको मैनेज कौन करेगा, आरबीआई ईआईएच। आरबीआई एच क्या है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये दरअसल में आरबीआई की 100% ओन्ड आपको सब्सिडी देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसी तरह से आपको जो फिनटेक रिपोजिटरी है, वहां पर फिनटेक एंटिटीज के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्या वो कर रहे हैं, क्या उनकी नई नई एक्टिविटीज हैं, किस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया, ये सारी चीजें फिनटेक आपकी रिपोजिटरी आप में से मदद करेगी। तो ये भी मैनेज कौन करने वाला है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ही इसको मैनेज करेगा, जहां पर किस तरह से पॉलिसी मेकर्स के लिए या इंडस्ट्री मेंबर्स के लिए डेटा, ट्रेंड्स, एनालिटिक्स कैसे मददगार हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगी। तो 3 इनिशिएटिव्स हमने डिस्कस किए। एक तो था आपका प्रवाह पोर्टल, ध्यान रखना प्रवाह पोर्टल आपका आरबीआई के साथ लिंक्ड है। दूसरा हमने डिस्कस किया आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या गवर्नमेंट आपके आ, आपके ट्रेजरी बिल्स हो गया, या फिर आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उसके लिए यहाँ पे एक ऐप आपके लिए लॉन्च की गई है, रिटेल डायरेक्ट ऐप। एंड साथ ही साथ जो तीसरी चीज थी वो आपकी फिनटेक रिपोजिटरीज एंड एमटेक रिपोजिटरीज के बारे में थी। आई होप ये तीनों इनिशिएटिव्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू के ऊपर मिल जाएगी। आप डेफिनेटली इसको सर्च के माध्यम से या फिर इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ये पीडीएफ तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ यूजफुल कंटेंट मुझे लगता है अपने एग्जाम के लिए रेलिवेंट, वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इसके माध्यम से आप जाकर मेरे साथ डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है भारत के ट्रेड डेफिसिट के बारे में। देखो अभी पिछले दिनों के अंदर ना रिसेंटली ट्रेड का डेटा आया, एंड उसके माध्यम से अगर हम नोटिस करेंगे ना, तो दुनिया भर में जो हमारे सबसे बड़े 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं ना, उनमें से 9 के साथ हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। क्या मतलब इस चीज़ का, इसका मतलब ये है कि जो टॉप 10 हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें से 9 के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एंड एक्सपोर्ट कम करते हैं। बस एक ही देश ऐसा है टॉप 10 में से जिनके साथ हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इम्पोर्ट कम है, ये देश आपका यूएसए है। इसके अलावा अगर आप बाकी कंट्रीज यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे ना, जैसे चाहे चाइना हो गया, रशिया हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, इन सब के साथ हमारा एक ट्रेड डेफिसिट है। यानी कि वहां से सामान मंगाया ज़्यादा जाता है, वहां सामान भेजा ज़्यादा जाता है, भेजा कम जाता है और मंगाया ज़्यादा जाता है। तो ऐसी चीज़ तब होती है ट्रेड डेफिसिट जब बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा कहीं ना कहीं नेगेटिव आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर ये देखा जाता है, ठीक है ना, जो चीज़ें आप जानते भी होंगे। अब देखो ज़रूरी हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं इस ट्रेड डेफिसिट को कम करें, राइट। और इसके लिए ज़रूरत क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ है, क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, राइट। हमें कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना होगा,
तभी हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो पाएगा। एंड अगर मान लो कुछ अननेसेसरी ऐसी आइटम्स हैं जो हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, उनको हम कट कर सकते हैं, उनके हम खर्चा रिड्यूस कर सकते हैं। बाकी अगर हमारे यहाँ खुद डेवलपिंग जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो बेहतर करेंगी, तो बहुत सारी चीज़ें हमें अननेसेसरी चीज़ें बाहर से नहीं मंगानी पड़ेंगी। एंड साथ ही साथ अगर हमारा कर्जा, हमारा करेंसी लेवल ही अच्छे होंगे, तो अकॉर्डिंगली हमारा ट्रेड डेफिसिट भी प्रॉपर चीज़ों में मैनेज रहेगा। तो जो डेटा आया है उसका मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे 2023-24 के अंदर ना हमारा जो ट्रेड डेफिसिट का डेटा आया वो आया है $238 बिलियन। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। पर अगर हम बात करें टॉप बड़े वाले पार्टनर्स की, उनके साथ हमारे नंबर्स अभी भी खराब हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लीजिए चाइना की। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट लगभग $85 बिलियन का देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली रशिया के साथ लगभग $57 बिलियन का, कोरिया या साउथ कोरिया कह सकते हो उसके साथ $14 बिलियन का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप बाकी कंट्रीज का भी देख सकते हो। यूएई के साथ सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडोनेशिया, इराक के साथ जो ट्रेड डेफिसिट था या ट्रेड गैप था वो थोड़ा सा कम हुआ है। यूएसए के साथ हमारा अच्छा खासा ट्रेड सरप्लस है। मैं बता रहा था ना टॉप 10 कंट्रीज जो हमारे साथ सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, उनमें से एक के साथ हमारा क्या है, ट्रेड सरप्लस। और वो और को नहीं बल्कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है। इसके अलावा यूके, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, बांग्लादेश, इनके साथ भी हमारा सरप्लस आपको देखने को मिल जाएगा। आज के समय हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो है चाइना। पिछले साल अगर आप नोटिस करते तो वो यूएसए होता। ठीक है, तो इस साल क्या हुआ है, आपके चाइना ने यूएसए को ओवरटेक कर लिया है एज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, 2021-22 में कौन था, और वो आपका यूएसए ही था पिछले 2 साल के लिए। अभी जाके चाइना ने उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो सिंगापुर, यूएई, कोरिया, इंडोनेशिया, इनके साथ हमारा क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से हम अपना सामान वहां पर तक और वो अपना सामान यहाँ तक इंडिया में काफी कम ड्यूटीज और टैक्सेस के अंदर यहाँ पे भेज सकते हैं। तो आई होप ये इंडिया स्टेट डेफिसिट के रिगार्डिंग जो भी डेटा था इसका भी आप सभी को आइडिया लग गया होगा। अगला देखो टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है, दैट इज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। जब भी ऐसे कोई रिपोर्ट आती है तो एक चीज़ जो हमें जाननी डेफिनेटली पॉइंट बनती है कि आखिर वो रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा। कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, तो उनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा आप इस पर्टिकुलर चीज़ के नाम से पढ़ रहे होंगे ना, तो यहाँ पर बात करी गई है रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है। देखो अच्छी बात अगर हम बात करें ना तो वो ये है कि दुनिया में अगर हम 2024 को नोटिस करें तो ऐसा पाया गया है कि 2024 में जो बेरोजगारी है वो थोड़ी सी कम हमें देखने को मिल जाएगी। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर बेरोजगारी कहीं ना कहीं भले ही माइनर माइनर लेवल पे कम हो रही है, पर कम होना एक अच्छी बात है। पर एक खराब चीज़ अगर मैं आपको बताऊं ना, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे मेन और वुमेन को कि ज़्यादा परसेंटेज कौन एम्प्लॉयड है, तो आप नोटिस करोगे कि दुनिया भर में लगभग 45% महिलाएं आपकी एम्प्लॉयड आपको देखने को मिलती हैं। 45 से 40% के बीच में डेटा है। एंड उसी तरह से 69% आपके जो मेन हैं वो आपको एम्प्लॉयड देखने को मिल जाएंगे। तो लगभग ना ये 23 से 24% का गैप आपको मेन और वुमेन के एम्प्लॉयड परसेंटेज के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ये क्या कारण है सर इस चीज़ का, क्यों ऐसा इतनी ज़्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिलता है बिटवीन मेन एंड वुमेन। देखो आप लोग ना GS पेपर 1 में सोसाइटी पढ़ते हो, उसमें आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। कई बार हम लोगों ने पिंक कॉलराइजेशन हमने पढ़ा, राइट। उस तरह से कैसे हमें पैट्रियार्की देखने को मिलती है, वो एक मेजर रीजन बनती है मैन और वुमेन के बीच में जो आपको देखने को मिलते हैं। कई बार डुअल बर्डन जो होता है महिलाओं के ऊपर, ये सारे कंसर्न्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी जो ग्लास सीलिंग इफेक्ट हो गया, तो बेसिकली मेरे कहने का पॉइंट पता क्या है, महिलाओं को ना उतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। कई बार यहाँ पे जैसे रिपोर्ट ने भी बताया है कि महिलाओं को काफ़ी बार ना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उनको काम करने से रोका जाता है, राइट। जैसे आपका काफ़ी बार ऐसा भी रिसर्च बताती है कि शादी के बाद बहुत सारी महिलाएं काम नहीं कर पाती। इसके अलावा जब उनका बच्चा हो जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं काम करना काफ़ी मुश्किल रहता है। प्लस एट द सेम टाइम ILO की ये जो रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, इसने एक बात और बताई कि अगर हम बात करते हैं ना आपके डेवलपिंग वर्ल्ड की, तो डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर स्पेशली क्या होता है, सेम काम के लिए मेन को जो इनकम मिलती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वुमेन। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर ही नहीं है कि किसको ज़्यादा नौकरी मिल रही है, वो इस चीज़ के अंदर भी है कि नौकरी मिलने के बाद ज़्यादा सैलरी किसको मिल रही है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा चिंताजनक विषय हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
साथ में अगर हम बात करें तो 2024 का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रहेगा, 4.9%। 2023 में 5% था, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट ने यह बताया है कि लगभग दुनिया भर में 183 मिलियन लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। ठीक है, ये इस रिपोर्ट ने बताया है। अब कितना सही है कितना गलत है, दैट इज समथिंग जो आप देख पाओगे, पर 18 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमें आज के समय बेरोजगार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो होगी कि इस रिपोर्ट ने आखिर क्या लिखा है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है, तो थोड़ा सा हमें आईएलओ के बारे में जानना चाहिए। जब मैं बात करता हूँ ना आईएलओ की, तो सबसे पहली बात, इसको 1919 के अंदर फॉर्म किया गया था। बेसिकली आप जानते होंगे 1914 से लेकर 1918 तक हमारा वर्ल्ड वॉर 1 चलती है। उसके बाद इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है 1919 के अंदर। और दुनिया की ये एकमात्र ट्राईपार्टाइट यूएन एजेंसी है। ट्राईपार्टाइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको तीन आपको पार्टनर्स देखने को मिल जाएंगे। एक तो हो गया वर्कर्स, एक हो गया आपके एम्प्लॉयर्स जिसने आपको काम पे रखा है, एंड तीसरा हो गया सरकारें। तो यानी कि ना तीनों जो आपको स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो वर्कर्स हो, आपके एम्प्लॉयर्स हो, आपकी सरकार हो, ये तीनों यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, ताकि सबको इक्वल वॉइस यहाँ पे मिल पाए। सबके डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स के जो व्यूज हैं वो यहाँ पर सामने रखे जा पाए, ताकि उस हिसाब से लेबर स्टैंडर्ड्स, आपकी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स उस हिसाब से बन पाए। तो इसके लिए आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पर आपको टोटल 187 मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से इंडिया भी डेफिनेटली एक मेंबर है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कोशिश यही रहती है कि कैसे काम के ऊपर भी लोगों के हक, जो राइट्स हैं उनके, उनको प्रमोट किया जा पाए, सोशल प्रोटेक्शन को इन्हेंस किया जा पाए, एंड कुछ भी अगर वर्क रिलेटेड इश्यूज है ना, तो उनके लिए एक डायलॉग और डिस्कशन के माध्यम से उन चीज़ों का निपटारा किया जा पाए। साथ ही साथ महिलाएं हो गया, उनके लिए भी डिसेंट वर्क यहाँ पे मिल पाए। ये सारा फोकस इसके लिए अंदर रहता है, एंड साथ साथ ये लेबर स्टैंडर्ड्स सेट करने के अंदर भी मदद करते हैं। अब देखो, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट तो डेफिनेटली इनकी रिपोर्ट है। इसके साथ ही साथ जो ग्लोबल वेज रिपोर्ट है, एंड साथ साथ जो वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट है, ये दोनों रिपोर्ट्स भी आपकी आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही इसको निकालता है। सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पता होने चाहिए थे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज जो आपको होमवर्क रहेगा ना, पहला होमवर्क आपका रहेगा कैपिटल गेन्स के बारे में। राइट, आखिर कैपिटल गेन्स होता क्या है, यूपीएससी ने 2012 में पूछा था। तो कोशिश कीजिएगा इन तीनों स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए, एंड मुझे फिर अकॉर्डिंगली कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। दूसरा आपको जो होमवर्क है वो है 2023 का ये जो क्वेश्चन, जहां पर ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में पूछा गया है। तो डेफिनेटली एक एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, एंड नीचे मुझे कमेंट्स में इस क्वेश्चन का भी आंसर बता सकते हो। इसके अलावा जो लास्ट वीक मैंने आपसे होमवर्क पूछा था, उसका आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, कुछ एक टॉपिक्स तो आपको पता होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहले स्टेटमेंट की बात करो, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया कि किस तरह से आपके जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो डीमेट अकाउंट के माध्यम से ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने देखा ना, जो आरबीआई के द्वारा 3 यहाँ पे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, उसके माध्यम से एक ये चीज़ भी थी कि हमारे पास एक ऐप देखने को मिल रही है जिसके माध्यम से रिटेल इन्वेस्टर आसानी से ये चीज़ कर पाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो अनडाउटली बिल्कुल ठीक ही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ कह रहा है कि जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग है, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। दरअसल में ना, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ये यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही है, जिसके माध्यम से किस तरह से आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, या और भी आपके जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर कैसे इशू करना है चीज़ों को या एक्सचेंज करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो यानी कि फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। अब आते हैं आपके थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर। जैसे यहाँ पे पूछा है सीडीएसएल के बारे में, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। यहाँ पे कह रहा है कि इसको ज्वाइंटली प्रमोट किया जाता है बाय आरबीआई एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। द आंसर इज नो। देखो, यहाँ पर आपका एक्चुअल में ना जो सीडीएसएल है, यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो है, पर इसके साथ ही साथ आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, राइट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक हो गया, ये सब मिलकर इसको यहाँ पे प्रमोट करते हैं, बट आरबीआई इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं होता। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट जो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 2 विल बी द राइट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, एसएचजीस के बारे में, राइट। अब यहाँ पर पहली स्टेटमेंट आप पढ़िए। आप लोग एसएचजीस तो जानते होंगे ना, बेसिकली ना
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लो जैसे एक महिला है, अब एक महिला हो सकता है कुछ काम कर रही हो, राइट, और इसलिए थोड़ी बहुत सेविंग्स भी हो। अब जो थोड़ी बहुत उसके पास सेविंग्स आई, शायद उससे ना वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। पर अगर मान लो ऐसे एक ग्रुप सा बन गया इन महिलाओं का, मान लो 10 लोगों के महिलाओं ने एक ग्रुप बना दिया। अब जैसे कहते हैं ना कि एकता में शक्ति होती है, तो जब इन उन लोगों ने आपस में एक ग्रुप बनाया, और ये ग्रुप ऐसी महिलाओं का था जिनको ना सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी। अब इन्होंने अपनी आपस में मिलकर क्या हुआ, एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप के माध्यम से अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने की कोशिश करी है। एट द सेम टाइम थोड़ा थोड़ा इन सबकी सेविंग्स इकट्ठा हुई, तो सेविंग्स इकट्ठा हुई तो उससे कुछ कारोबार भी रन किया जा सकता है। प्लस एट द सेम टाइम इनको अगर अकेले लोन लेने में दिक्कत आती थी ना, तो अब बैंक भी इनको यहाँ पे लोन दे पाएंगे। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? एंड प्लस आप नोटिस करो ना, बैंक पता क्यों लोन दे पा रहा है? क्योंकि जब इनको लोन दिया गया तो कहीं ना कहीं वो हर पर्टिकुलर मेंबर की जिम्मेदारी होगी, राइट? तो यानी कि और क्योंकि ग्रुप है यहाँ पे, तो डेफिनेटली बैंक अगर इनको लोन दे रहा है तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि बैंक को ये पैसा रिटर्न करेंगी ही करेंगी। तो अपने आप में ना सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बन जाता है। बट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसको ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं किया गया था इनिशिएट। इसको जो हमारा नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसके द्वारा यहाँ पे इसको इनिशिएट किया गया था इन 1991 और 1992। तो इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। बात करें अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की, यहाँ पर कह रहा है कि एसएचजी के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेते हैं अगर कोई लोन एक इंडिविजुअल मेंबर लेता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर सब लोग लोन ले रहे हैं ना, तो हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो इस वजह से एक दूसरे को देखते हुए कोई भी डिफॉल्ट नहीं करता। ये यहाँ पे इसका बेनिफिट है। एंड अगर मैं बात करूँ तीसरे स्टेटमेंट की, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आरआरबीज हो गया, आपके रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, वो इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई डाउट की बात होनी नहीं चाहिए। तो दरअसल में अगर मैं बात करूँ कि कितने करेक्ट है, देखो पहला गलत था, सेकंड और थर्ड करेक्ट थे, तो यानी कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आपको ठीक देखने को मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।